हेलो एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रासायनिक बलगतकी नाम से लेसन 5 से जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, बोर्ड एग्जाम में आपके पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे अभिक्रिया की दर क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अच्छा अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, अभिक्रिया का वेग नियम क्या होता है और अभिक्रिया की कोटि में साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि वेग स्थिरांक के मात्रक बताइए क्या होते हैं, शून्य कोटि के वेग स्थिरांक के मात्रक बताइए, प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक के मात्रक बताइए, ठीक, द्वितीय कोटि के वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए। ये सब कुछ क्या होता है, सब कुछ इसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और इस पर निगमन भी पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि शून्य कोटि के अभिक्रिया के निगमन क्या होते हैं, प्रथम कोटि क्या होते हैं, द्वितीय कोटि के क्या होते हैं। तो और इस पर सवाल पूछे, सारे डाउट आपको इस वीडियो में आज हम सब कुछ आपका पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको सबसे पहले इसमें बताता हूं कि अभिक्रिया की, देखिए आपको हेडिंग दिखाई दे रही होगी कि अभिक्रिया का जो वेग नियम होता है, वेग नियम क्या होता है। तो अभिक्रिया का वेग नियम क्या होता है, बिल्कुल आसान समझिएगा कि अभिक्रिया का वेग नियम क्या होता है। अभिक्रिया का वेग नियम होता है कि जो अभिकारक की दर होती है या अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की दर क्या होती है, अभिक्रिया की दर आपकी आर होती है, ठीक। तो अभिक्रिया की दर और अभिकारक के सांद्रता में संबंध व्यक्त करने वाले समीकरण को अभिक्रिया के वेग नियम कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर और अभिकारक के सांद्रता में संबंध व्यक्त करने वाले समीकरण को क्या कहा जाता है, अभिक्रिया की दर कही जाती है, ठीक। बिल्कुल बात क्लियर है। चलिए देखिए, अब अभिक्रिया की दर होती है तो क्या होती है और जो उसके अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो सांद्रता कैसे होती है और कैसे सब कुछ इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ये चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक। हेडिंग आपकी वही है, क्या हेडिंग है, देखिए अभिक्रिया का वेग नियम। अब देखिए वेग नियम कैसे कैसे इन पर डिपेंड करता है। देखिए ध्यान से देखिए, हमने मान लिया कि आपके ये प्रोडक्ट है जो देखिए सबसे पहले रिएक्टेंट जो होते हैं ये आपके पास ए है और प्लस क्या है, बी है प्लस सी है। ये बनाते क्या है, मान लिया जाए ये सब बना दिए पी, यानी क्या बनाए, उत्पाद बने। इन सभी से क्या मिलकर बना है, इन सभी से क्या बना है भैया, उत्पाद बना है। अब देखिए इनसे जो उत्पाद बना है तो देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा, इनसे जो उत्पाद बना है यदि ए के अगर पहले हम मान लें कि ये जो है ये कितना मोल है, मान लेते ए है, ये क्या है, बी है, ये सी है, ठीक। मतलब कई बार है, ठीक। ये ए कई बार आया है, ए बार आया है, बी कई बार आया, बी बार आया, सी बार आया, ठीक। आप कुछ भी अपने मन से यहाँ मान सकते हैं, ठीक। देखिए क्या होगा। अब देखिए अभिक्रिया की जो दर होती है उसको हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स आर से। अभिक्रिया की दर क्या होती है, आर होती है। अच्छा यहाँ हम प्रोपोर्शनल लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, प्रोपोर्शनल। अच्छा अभिक्रिया की दर और हमने क्या बताया, अभिकारक के सांद्रता के बीच जो संबंध होता है। अभिकारक क्या है, अभिकारक आपका यही है, तो अभिकारक यहाँ क्या है, ए है। चलिए इसको हमने क्या कर दिया, बड़े कोष्टक में लगा दिया। चलिए इस पर कितने मात्रा में ये आए थे, ए, तो हमें क्या यहाँ लगा दिया, इसको ए को घात में बदल दिया, ठीक। अब देखिए इसी के साथ क्या है, बी है, अभिकारक और क्या है, बी है, तो बी हो गया, तो इसकी पावर क्या कर दिए, बी, और इसी की पावर और क्या कर दिए, ये देखिए सी है अभिकारक, तो क्या कर दिए हम यहाँ सी कर दिए। ये क्या है, ये आपके क्या है, ये सारे के सारे क्या है, अभिक्रिया के जो अभिकारक होते हैं वह लिखे गए हैं, ठीक। अच्छा अभिकारक हो गए। अब देखिए यही अभिकारक, इन्हीं अभिकारक के साथ हम लोग क्या लेंगे, देखिए जो कांस्टेंट वैल्यू हमने प्रोपोर्शनल लिखा है, अब प्रोपोर्शनल का चिन्ह जब भी हटाते हैं भैया क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो कांस्टेंट क्या लगाएंगे, आर, और बराबर लिख दिया जाएगा तो के होगा, के के साथ क्या लिख देते हैं, के के साथ इन लोगों को लिख दिया जाता है, ये हो गए ए की पावर ए, और क्या होगा ये बी की पावर क्या होगा बी, ये सी की पावर क्या हो जाएगा सी, ऐसे, ठीक। अच्छा अब यहाँ ए क्या है, ए आपका है अभिक्रिया क्या है, यही तो है अभिक्रिया की जो सांद्रता में। अब यानी इसी को टोटल, इसी को कहा जाएगा कि जो अभिकारक होते हैं और क्या है जो उत्पाद होते हैं। यहाँ देखिए अभिक्रिया की दर है और ये क्या है, अभिकारक की सांद्रता। अब इनमें व्यक्त करने वाले समीकरण आपके क्या कहलाते हैं, यही आपके क्या कहलाते हैं, इन्हीं को कहा जाता है वेग नियम। अभिक्रिया का कौन सा नियम कहा जाता है, वेग नियम कहा जाता है, ठीक। बात समझ में आई, ये तो होते हैं वेग नियम होते हैं, ठीक। ये बात थी आपको सिर्फ समझाने की कि वेग नियम ये है, ठीक। अच्छा यहाँ के क्या है, अभिकारक की सांद्रता। अच्छा अभिकारक की सांद्रता क्या है, ये स्थिरांक है, क्या है, स्थिरांक है। अब बाकी ए सांद्रता है, बी सांद्रता है, सी सांद्रता है, ऐसे तो ये हो जाएंगे। ए क्या है, वेग स्थिरांक। देखिए क्या लिख रहे हैं, आर क्या होता है, आर को हम लोग नोट करते हैं, देखिए दर क्या है, अभिक्रिया की दर हो गया। के क्या होता है, के होता है स्थिरांक। कौन सा स्थिरांक होगा, वेग है तो क्या होगा, वेग स्थिरांक। क्या लिखा जाएगा, वेग स्थिरांक हो जाएगा, ठीक। वेग स्थिरांक आपका कौन होगा, वेग स्थिरांक हो जाएगा के, वेग स्थिरांक हो गया के। और इसके साथ इनटू में बताइए क्या है, इनटू में क्या है, अभिक्रिया की सांद्रता है, क्या है, अभिक्रिया की बताइए क्या है, सांद्रता। तो यहाँ लिख रहे हैं
क्रिया की क्या है, अभिक्रिया की सारी ये सब कुछ क्या है, सांद्रता है, सांद्रता है। ठीक, अच्छा सांद्रता हो गई। अब इस सांद्रता को हम लोगों ने क्या लिखा था, ए बी सी के घात में, तो इसी को हम कर दे रहे हैं कि ये घात कितनी हो गई, n हो गई है। ठीक, तो इसी को बताओ क्या कहा जाता है, यही जो आपके संबंध होते हैं, इन्हीं संबंध को हम लोग क्या कहते हैं बताओ, इसी संबंध को कहा जाता है क्या, कि अभिक्रिया का वेग नियम कहा जाता है। ठीक, या अभिक्रिया का वेग समीकरण का, ये होते हैं बिल्कुल। आपको इसको देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि आपको समझ में ना आया तो आप फिर से वीडियो को रोक लीजिए, रिवाइंड कर लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है अभिक्रिया का, हाँ जो अभिक्रिया की आपकी नियम होते हैं, अभिक्रिया का जो वेग नियम होता है क्या होता है, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया टॉपिक। तो चलिए मैं दूसरे टॉपिक के बारे में, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अभिक्रिया की जो आणविकता होती है, ये आणविकता क्या होगी अभिक्रिया की। तो ठीक, तो अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है फ्रेंड्स, इसको आप लोग हेडिंग लिखिएगा, लिखिए क्या होती है कि किसी अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा, ठीक, किसी अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त प्रत्येक पद में, ठीक, व्यक्त प्रत्येक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या अभिक्रिया की क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। ठीक, तो ठीक देखिए क्या होता है, एक एक देखिए एग्जांपल के द्वारा देखिए क्या होता है। मैंने आपको कुछ एग्जांपल यहाँ देखिए पहले से ही नोट कर लिया है। अब देखिए क्या होगा, इसकी आणविकता आपको पहचानी है कि आणविकता इसकी क्या क्या होती है। ठीक, देखिए कौन कौन से भाग लेते हैं प्रत्येक, बताइए इसमें क्या है, अभिकारक अणुओं की कुल संख्या कितनी है। ये देखिए ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट होते हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपके होते हैं उत्पाद। तो उत्पाद से मतलब नहीं है भैया, हमसे किससे मतलब है, अभिकारक से मतलब है। ठीक, तो अभिकारक की जो कुल अणु होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, अभिकारक। ठीक, तो अभिकारक के जो कुल अणु होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। देखिए इसमें देखिए कितनी आणविकता है, हम नोट कर रहे हैं, देखिए आणविकता। ठीक, देखिए आणविकता बोलिए, फटाफट बोलिए, आणविकता इसमें कितनी है, देखिए कितने अणु इसमें है। अणु का मतलब जो अगवा वाली संख्या में लिखे जाता है, तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, इसकी आणविकता देखिए 1 है, तो इसकी आणविकता क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक, इसमें देखिए इसमें आणविकता बताइए, फटाफट बताइए। तो आणविकता जब भी निकाला जाएगा तो किसको ध्यान देना है, अभिकारक की ओर आणविकता। ठीक, तो अभिकारक की ओर, अभिकारक में बताओ ये कितना है, ये आपका क्या मोल है बताओ, 1 है, ये कितना 1 है, मतलब यहाँ अगवा वाली संख्या कितनी है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, कुछ ना रहे तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो क्या हो जाएगी इसकी आणविकता, 1 + 1 बोलो कितनी हो जाएगी, 2, यानी इसकी आणविकता कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक, बात समझ में आई। अगला देखिए आणविकता क्या है, अगली आणविकता देखिए, यहाँ देखिए इससे लिए इसके एग्जाम्पल के लिए, जो एग्जाम्पल आपका फर्स्ट था, ये एग्जाम्पल आपका सेकंड है, और ये 3rd नंबर का एग्जाम्पल है। देखिए आणविकता, देखिए इसकी आणविकता बोलो क्या होगी, फटाफट बोलिए। इसके पास कितनी आणविकता है, 2 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2, प्लस इसके पास आणविकता बोलिए कितनी है, 1, यहाँ क्या लिखा कुछ नहीं तो 1 है, तो मतलब टोटल इसकी आणविकता कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ये होती है। ठीक, यानी जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक में जो अणु भाग लेते हैं, ठीक, अभिकारक के जितने अणु भाग लेते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। ठीक, ये थे कुछ एग्जाम्पल। बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर है तो एक बार फिर से वीडियो को रोक लीजिए या फिर इसको पुनः जो है रिवाइंड कर लीजिए। उसके बाद आते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है ये जानिएगा आप। जो समीकरण आपको बताए गए थे उसी समीकरण में जो जो मान प्रयोग होते हैं उनकी जो घातों का योग होता है उसी को कहा जाता है अभिक्रिया की कोटि कही जाती है। ठीक, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया का वेग नियम, ठीक, जो अभिक्रिया का वेग नियम लिखने में प्रयुक्त होती है क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। फिर से सुनिएगा ध्यान से, मैं बोला हूं किसी भी, क्या बताया मैंने कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या, अभिकारक अणुओं की क्या होगी, वह संख्या जो अभिक्रिया का वेग नियम, ठीक, अभिक्रिया का वेग नियम में प्रयुक्त होती है क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक, अच्छा दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या, समीकरण बनेगा, उस समीकरण को क्या कर लिया जाएगा, उनके घात को ऐड कर लिया जाएगा, तभी क्या होंगे आपके क्या होंगे, आपकी अभिक्रिया की कोटि होंगी। ठीक, तो अभिक्रिया की कोटि क्या क्या हो सकती है ये हम लोग इसमें जानने वाले हैं कि अभिक्रिया की कोटि क्या क्या हो सकती है। देखिए अभिक्रिया की जो कोटि होती है, देखिए मैं नोट कर रहा हूं कि अभिक्रिया की कोटि आपकी क्या हो सकती है। अच्छा, अभिक्रिया की जो कोटि होती है उसको डिनोट किया जाता है n से। क्या करते हैं उसको, n से। यदि n बराबर क्या आ जाए, 0 आए, n बराबर क्या मिल जाए, 1 मिले,
या तो n बराबर क्या मिलेगा 2 मिल सकता है, ऐसे n बराबर 3 मिले, डॉट 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 आगे तक समझ लीजिए कि कुछ भी मान इसके मिलते जाते हैं। ठीक, अच्छा यदि n बराबर क्या मिले, देखिए यहाँ मैं नोट कर रहा हूँ कि n बराबर क्या मिलेगा 0 मिल सकता है, n बराबर क्या मिलेगा 1 मिल सकता है, n बराबर क्या मिल सकता है 2, n बराबर क्या मिल सकते हैं 3 मिल सकते हैं, n बराबर आपके ऐसे 4 मिल सकते हैं। ठीक, सपोज दैट ऐसे मान लीजिए। ठीक, मानने में क्या जाता है, तो जब n बराबर 0 मिलेगा तो इसे कहा जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या कहते हैं, शून्य कोटि की क्या कही जाएगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया इसे कही जाती है। बात समझ में आई। अगला देखिए, यदि जब मिलेगा क्या 1 मिलेगा तो इसे कह दिया जाएगा प्रथम कोटि की, क्या कहेंगे बोलो, प्रथम कोटि की क्या कही जाएगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कही जाएगी। ठीक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा। यदि बताओ क्या मिलता है 2 मिलता है तो क्या होगी, द्वितीय कोटि की, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, द्वितीय कोटि की क्या होगी, अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया होगी। ठीक, ऐसे इसके लिए बताओ क्या होगा, इसके लिए हो जाएगा तृतीय कोटि की अभिक्रिया, क्या होगी, तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। इसके लिए बताओ चतुर्थ कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, चतुर्थ, ठीक, क्या होगी, कोटि की क्या होगी, अभिक्रिया होगी। बिल्कुल, देखिए बात समझ में आई आपको। क्या सीखना है इसमें, सीखना क्या है भैया, मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होता है। जो समीकरण होते हैं, समीकरण में यदि उसका मान क्या मिले, n मिले, ठीक, यदि उसका मान क्या मिल जाए, n का मान 0 मिल सकता है तो उसे क्या कहेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया। n का मान क्या मिले 1 मिले तो उससे कहा जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। n का मान 2 मिलता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक, तो ऐसे आते हैं। लेकिन जो अब की बार का आपका सिलेबस है वह आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही दिया गया। ये दोनों आपके क्या है, सिलेबस है, और ये सब जो है सिलेबस आपके क्या है, बाहर से है। ठीक, ये दोनों लोग जो है आपके 70% में शामिल होते हैं, ये लोग 30% में शामिल कर दिए गए हैं। ठीक, इनको हटा दिया गया है। तो ये जो होते हैं आपके बिल्कुल ऐसे ही। अब इस पर जो होता है, इन पर वेग स्थिरांक के जो मात्रक पूछे जाते हैं वह मात्रक कैसे आते हैं, चलिए मैं आपको मात्रक के बारे में होगा समझना है कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है इस पर वेग स्थिरांक के मात्रक कैसे पूछे जाते हैं। ठीक, देखिए क्या होगा, तो कोटि से देखिए क्या होगा। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू फिर से बताता हूं कि R क्या बनता है, R से बनता है P। ठीक, ये आपके रिएक्टेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। ठीक, अब देखिए इस रिएक्टेंट से, अब जानते हैं अभिक्रिया की जो कोटि होती है, इस अभिक्रिया की कोटि से देखिए किससे हम लोग ज्ञात करेंगे, ये है आपका कोटि से। ठीक, कोटि से कहिए वेग से। ठीक, वेग समीकरण से क्या होता है, वेग क्या कहता है आपका, कि वेग जो कहता है कि R बराबर, देखिए क्या कहता है, वेग का मतलब होता है R। अच्छा, R बरोबर क्या हो जाएगा, R बरोबर होगा K, और सांद्रता होती है तो इसमें सांद्रता क्या है, R है, तो R पर हम क्या ले लिए, यहाँ n ले लिए। ठीक, बिल्कुल बात समझ में आई। चलिए देखिए, अब इस K को हम क्या कर दे रहे हैं, K को यहीं रहने दे रहे हैं, इसको इधर भेज देंगे तो बताओ क्या होगा, ये हो जाएगा R अपान क्या हो जाएगा, ये कैपिटल जो R है आपके R हो जाएंगे। ठीक, अच्छा R के साथ क्या लग जाएगा, यहाँ n लग जाएगा। ठीक, अच्छा ये जो देखिए अभिक्रिया की कोटि से हमने बताया कि R जो होते हैं बिल्कुल ऐसे ही जो R होते हैं, R आपके तो R वही रहेंगे। ठीक, ये बात आपको समझनी है। तो ठीक, अच्छा ये जो हमने लिखा है R, इसको आप यहाँ वेग लिख सकते हैं, वेग क्या लिख सकते हैं, इसको वेग। चलिए मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि क्या होगा, वेग होगा, और इसको भी क्या कर दूंगा कि ये भी आपके क्या हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे आपके वेग। जब ये दोनों वेग हो गए, ठीक, ये दोनों क्या हो गए, वेग हो गए हैं, तो अब इस पर हम लोग चल लेते हैं, ये वेग बटे क्या है, सांद्रता है। अब इस पर हम लोग चलते हैं कि अभिकारक में जो पूछे जाते हैं कि बताइए इसका वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए, वह मात्रक की चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। यानी वेग स्थिरांक की इकाई यहाँ से ज्ञात किया जाएगा। क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, वेग स्थिरांक की इकाई। ठीक, क्या ज्ञात किया जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, वेग स्थिरांक की क्या ज्ञात करेंगे, वेग और स्थिरांक, ठीक, की क्या ज्ञात होगा, यहाँ से इकाई ज्ञात होगी, इकाई। ठीक, इकाई का मतलब इसका मात्रक अब ज्ञात किया जाएगा। ठीक, इसमें थोड़ा सा और देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और इसको प्रसार कर देता हूं। देखिए K होता है, अच्छा R क्या होता है, ये हमने लिखा कि वेग। अच्छा वेग आपके क्या होते हैं, वेग आपके होते हैं, वेग जो होता है इसमें वेग हो जाएगा आपका सांद्रता बटे होते हैं समय। ठीक, ये जो वेग है आपका क्या हो जाएगा, सांद्रता बटे समय। ठीक, ये हो जाएंगे आपके सांद्रता बटे क्या होगा, समय होगा, समय। ठीक, अब पूरा का अपान, ये जो है अभिक्रिया की क्या है, ये R है, R का मतलब क्या है, इसकी सांद्रता है। तो यहाँ क्या हम लिख दे रहे हैं, इसको क्या लिख दिया गया कि ये हो गया सांद्रता, और सांद्रता के साथ ऐसे कोष्टक लगा करके क्या कर दिए, n कर दिया गया है। ठीक, ये इतनी बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इतनी बात यदि आपको नहीं आएगी तो ये आप नहीं जान पाएंगे कि क्या है, कैसे है। ठीक,
अच्छा, यहाँ जो हम लिखे हैं सांद्रता बटे समय, यदि आपको न आ रहा हो तो सांद्रता बटे समय क्या होता है? वेग होता है भैया, वेग होता है, तात्क्षणिक वेग होता है, तत्कालिक वेग होता है और औसत वेग जो इस बताया जाता है। ये सब चीज जो है इसके अंतर्गत ये सब चीज आते हैं। चलिए देखिए क्या क्या होते हैं। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए तो इसको क्या होगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको कि K बराबर लिखा जा सकता है कि सांद्रता क्या होगा, सांद्रता बटे क्या हो जाएगा, यहाँ आपका समय हो जाएगा और टोटल अपान में क्या होगा, ये हो जाएंगे आपके सांद्रता हो जाएंगे। ठीक, अब इसी सांद्रता पर हम लोग प्रथम कोटि के, शून्य कोटि के, सारे जितना भी कोटि के चाहे उस कोटि के क्या कर सकते हैं, वेग स्थिरांक के मान की मात्रा की गणना कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए मैं बताता हूं आपको सबसे पहले कि यदि n बराबर क्या हो, यदि n बराबर क्या हो, n बराबर शून्य, क्या लिखे कि यदि क्या हो, यदि देखिए n बराबर, यदि मिलेगा आपको n बराबर शून्य तो बोलो कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी अभिक्रिया आपकी शून्य कोटि की। कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी, शून्य कोटि की हो जाएगी अभिक्रिया, हो जाएगी अभिक्रिया। ठीक, बात समझ में आएगी। अब देखिए ध्यान से, n बराबर क्या रखना है आपको, शून्य रखना है। तो n बराबर शून्य कैसे रखा जाएगा, बिल्कुल आपके सामने देखिए n बराबर शून्य होगा तो बताओ कोटि की अभिक्रिया क्या होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। ठीक, चलिए देखिए मैं रखता हूँ, कुछ मान रखता हूँ, देखिए क्या क्या होगा। अब देखिए यही मान इसी के साथ आपको लेकर रखना है। K बराबर क्या होगा, सांद्रता। ठीक, यहाँ नोट कर रहा हूं मैं, सांद्रता। अब बताओ सांद्रता बटे क्या हो जाएगा, सांद्रता बटे होगा समय। ठीक, इसी के अपान में क्या आएगा, सांद्रता आएगी, सांद्रता क्या होगा, सांद्रता होगा। अब बताइए इस सांद्रता पर घात कितनी होगी, n का मान हो गया 0। अच्छा 0, जानते हैं कि जिस किसी के भी घात पर मान n का अगर 0, किसी का भी मान अगर 0 हो जाता है, घात के रूप में 0 आ जाती है, वह संख्या क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो क्या बचेगा यहाँ से आपका सीधे सीधे बच जाएगा कि सांद्रता बटे क्या हो जाएगा, सांद्रता बटे हो जाएगा समय, हो जाएगा समय। ठीक, ये क्या हो गया, सांद्रता ये आपकी क्या होगी, खत्म हो गई। क्यों, क्योंकि ये जो n का मान देखिए, यहाँ n का मान हमने क्या रख दिया है, शून्य। अब जब n का मान शून्य रखेंगे तो ये मान पूरा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, इसलिए सांद्रता बटे क्या है, समय आपकी बच गई। ठीक, तो बताइए सांद्रता जो होती है, अब यही बात आपको सीखनी है कि जो सांद्रता होती है वह सांद्रता का मात्रक क्या होता है। ठीक, समय का मात्रक जानते हैं, समय यहाँ लिखा गया, समय का मात्रक सेकंड लिख देंगे। ठीक, अच्छा जो सांद्रता होती है, बताइए सांद्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, सांद्रता का मात्रक यहाँ होगा मोल प्रति लीटर। क्या होगा, मोल प्रति लीटर। तो इसके जगह क्या हम लोग लिखेंगे, इसके जगह लिख दिया जाएगा, ये देखिए मोल प्रति लीटर। ठीक, क्या लिखेंगे, मोल प्रति लीटर। ये हो गए आपके मात्रक क्या हो गए, मोल, और इस सांद्रता की जगह हो जाएगा प्रति, क्या होगा, प्रति इसके साथ आएंगे लीटर। ठीक, बटे क्या है, समय है, तो समय को क्या मान लिया जाए, समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड। ठीक, सेकेंड हो गया है। अब इसका मात्रक बताइए क्या आ जाएगा, वेग स्थिरांक पहले के लिए आ जाएगा, ये सीधे सीधे आपके क्या है, मोल हैं, ये आ गए मोल, और ये क्या, ये सभी लोग बटे में है तो क्या लिखेंगे, मोल के बाद क्या लिखा जाएगा, लीटर इनवर्स, इसके बाद क्या लिखेंगे, सेकेंड इनवर्स लिखा जाएगा। ये हो गए, बताइए कौन सी कोटि के अभिक्रिया के स्थिरांक मिल गए, ये आपको मिल गए शून्य कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के मान मिल गए। ठीक, बिल्कुल बात समझ में आई। अब ऐसे ही आपको यही थोड़ा सा बदलना है, परिवर्तन करना है। n का मान 1 रखेंगे तो ये मात्रक आएगा। ठीक, इसके बाद बताओ क्या रखेंगे, n का मान 0 रखें तो ये आ गया। अब इसी की जगह आपको परिवर्तित करते जाना है। ठीक, इसी की जगह परिवर्तित कर दिया जाएगा और क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, तो यानी क्या हो जाएगी, शून्य की जगह आपकी कौन सी कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी टोटल प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के जो वेग स्थिरांक की सांद्रता होती है वह कैसे आते हैं, देखिए यहाँ से। ठीक, यहीं से आपको देखना है। देखिए क्या होगा, K होगा। अब K की जगह देखिए क्या होगा, ये हो गया आपका सांद्रता। ठीक, ये हो गए सांद्रता बटे क्या है, बटे चलिए हमने समय लिख दिया। अब इसके अपान में क्या, 1 अपान में है ना, ये जो है आपकी सांद्रता कैसी है, ये जो है आपकी 1 अपान में है, तो 1 अपान क्या लिख दिया जाएगा, सांद्रता। तो 1 अपान जो सांद्रता इसको करिए हमने, n का मान यहाँ क्या रख दे, n का मान रखा जाएगा 1। तो बताओ n का मान जब 1 रखेंगे तो जानते हैं कि किसी के भी घात पर 1 रखा जाएगा उसका मान, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए सांद्रता से सांद्रता क्या होगी, कट जाएगी, और K बराबर क्या मिलेगा आपका, K बराबर मिल जाएगा क्या, 1 बटे क्या मिलेगा, समय मिलेगा, समय। ठीक, अब 1 बटे समय मिले, इसलिए भैया K क्या हो जाएगा, K का जो वेग स्थिरांक के जो मात्रक होते हैं ये क्या हो जाएंगे, यहाँ होगा आपका केवल और केवल हो जाएगा सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, सेकेंड इनवर्स। ये आ गए आपके वेग स्थिरांक के प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के मात्रक। ठीक, तो सीधे सीधे ये प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक, ये प्रश्न आपके विकल्पी में भी आते हैं कि वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए। शून्य कोटि के अभिक्रिया का तो अभी हमने निकाला था, ये देखिए क्या है, ये आपके हैं
प्रथम कोटि की अभिक्रिया के, तो ये आ गए। ऐसे ही हम लोग पढ़ लेते हैं कौन सी कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोग। चलिए देखिए अगला हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ इसमें परिवर्तन कर दिया जाएगा, क्या क्या परिवर्तन होगा देखिए, यहाँ कर दिया जाएगा इसके जगह 2, तो ये क्या हो जाएगा, प्रथम की जगह क्या हो जाएगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। क्या होगी देखिए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। और इसके जगह बताइए घात क्या लग जाएगी, ये मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। अब देखिए ये घात होगी बिल्कुल आपको आसानी से, ये घात क्या हो जाएगी, n का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बताओ 2 हो जाएगा तो सांद्रता 1 से 1 कट जाएगा, यानी सीधे सीधे क्या बचेगा आपका, k बराबर क्या बचेगा, 1 बटे में बच जाएगा आपका, क्या बचेगा देखिए, समय बचेगा इनटू इसके साथ क्या बच जाएगा, सांद्रता बच जाएगी, सांद्रता। ठीक, अच्छा अब देखिए इसका मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। समय को हम लोग क्या लिख देंगे, समय को लिख दिया जाएगा सेकेंड। सांद्रता का क्या होता है, इसके साथ हो जाएगा मोल हो जाएगा, क्या होगा, मोल होगा। इसी के प्रति में क्या आएगा, यहाँ मोल प्रति क्या होगा, लीटर होगा। लीटर कहाँ चला जाएगा, लीटर बताओ ऊपर चला जाएगा। क्या मिलेगा देखिए, के बराबर क्या मिल जाएगा, के बराबर देखो क्या मिलेगा फ्रेंड, देखिए ध्यान से देखिए, के बराबर मिल जाएगा कि सेकेंड इनवर्स। अच्छा उसके पहले हम क्या लिख देते हैं, उसके पहले लिख दिया जाता है लीटर। क्या लिखे, लीटर के साथ क्या लिखा जाएगा, लीटर, उसके बाद लिखे मोल, क्या लिखे, लीटर मोल इनवर्स, और क्या होगा, ये सेकेंड भी आपके क्या हो जाएंगे, सेकेंड भी हो जाएंगे इनवर्स। ये आ गए क्या, ये बताइए कौन सी कोटि के अभिक्रिया के मात्रक आ गए हैं, वेग स्थिरांक के, ये आपके आ गए हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के मात्रक आ गए हैं। ठीक, बिल्कुल आसान से आपको ऐसे ही कर ले जाने हैं। ये देखिए ये मैंने तरीका आपको पूरा सिखा दिया है, अब कैसे आते हैं आपको याद ये करना है। ठीक, तरीका कैसे आता है, आप भूल जाए कोई गम, सूत्र भूल जाए, मतलब इसको भूल जाए कोई गम नहीं, जब चाहे तब प्राप्त कर लें, हम किसी से कम नहीं। ठीक, ये बिल्कुल आपको बात याद रहनी चाहिए, कैसे हम इसके मान निकाल रहे हैं, आपको एक एक बात जो है अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक, ये थे क्या आपके थे, ये थे। ऐसे ही हम लोग किसके निकालेंगे, तृतीय कोटि का निकालेंगे, तो सब कुछ ऐसे मान रखते जाएंगे, आप इसके मात्रक निकालते जाएंगे, स्वयं से भी निकाल सकते हैं। ठीक, कोई इसमें समझने वाली, कोई किसी को बतलाने वाली, सिखाने वाली समस्या है ही नहीं। ठीक, बिल्कुल आपको समझ में आ गया, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। ठीक, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, समझ में आ गया हो तो। ठीक, चलिए अब इसके अगले टर्म के बारे में क्या है हमारा कि शून्य कोटि का अभिक्रिया, शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसके लिए जो समाकलित वेग समीकरण होते हैं वह क्या प्राप्त होते हैं, बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। ठीक, तो क्या होता है, एक एक बात मैं आपको टॉपिक जो है क्लियर करता हूं और आप सभी लोग इसको जो है अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि क्या क्या होता है। ठीक, चलिए देखिए क्या होगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। देखिए हमने क्या माना कि मान लिया गया कि जो हमारे पास अभिकारक है यह ए है, और ए जो है, ए किससे बन रहा है, ए से क्या बन रहा है फ्रेंड्स, ए से बन रहा है उत्पाद बन रहा है। ठीक, इतनी बात तो आपको जाहिर सी क्लियर होगी। अच्छा बताइए ए के साथ क्या बना, उत्पाद बना। ठीक, तो इसमें हम दो कंडीशन लगा रहे हैं। देखिए एक कंडीशन आपकी है कि टी बराबर, मान लिया जाए कि समय आपकी क्या है, शून्य हो, तो अभिकारक क्या रहेगा आपका, ए ही रहेगा, उत्पाद क्या बनेगा, 0। मतलब ये जो है कि जब अभिकारक आपका क्या होगा, ए होगा, तो उस समय उत्पाद कितना बनेगा भैया, 0 बनेगा। ठीक, जब अभिकारक आपका उतना ही है तो 0 क्या बनेगा। जैसे मान लीजिए दूध और दही, क्या मान लीजिए दूध और दही के बारे में एग्जांपल आपको बताता हूं कि दूध है, अब उसको दही में जमाना है यानी उत्पाद बनाना है, तो क्या करेंगे क्या आप, करना क्या, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपके दूध है, दूध आपका वही रहेगा, उससे दही में आपको बदलना है। तो बताओ जितना समय बढ़ेगी, मतलब 24 घंटे 12 घंटे में जाकर के आपकी दही जो है जमती है। ठीक, वैसे जब दूध रहेगा तो उस समय दही आपकी उसमें कितनी रहेगी, तन की 7, कुछ भी नहीं रहेगी, 0 रहेगी। जब दूध जो है थोड़ा थोड़ा उसको गर्म करते जाएंगे, थोड़ा गाढ़ा होता जाएगा, मोटा जाएगा, दही उसमें थोड़ी बहुत आ जाएगी। समय 6 घंटा बीत गया, 7 घंटा बीत गया, दही आपकी जो है आधा तैयार हो जाएगी। समय 12 घंटा बीत जाएगा, दही आपकी क्या हो जाएगी, पूरी तैयार हो जाएगी। तब उत्पाद उस समय अभिकारक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उत्पाद पूरा 100% हो जाएगा। ठीक, वैसे ये भी है। ठीक, देखिए क्या ए है, और देखिए कुछ समय बाद, यदि समय को हमने मान लिया कि टी समय बाद, कितने समय बाद, कुछ समय बाद अभिकारक आपका क्या हो गया, अभिकारक हो गया a - x, तो उत्पाद कितना बना, x। ठीक, हमने मान लिया कि उत्पाद कितना बना है, x बना है, तो अभिकारक कितना रहेगा, a में से x अब घटा देंगे, जितना घटा देंगे उतना आएगा। ठीक, यही बात आपको समझनी। देखिए, और जो वेग नियम होता है, अभिक्रिया की जो कोटि होती, अभिक्रिया की जो दर होती है, दर आपकी कहती है कि r बराबर क्या होता है, dt अपान क्या होता है, dx अपान होता है, क्या होता है, dx अपान, क्योंकि ये x लिए ना, तो dx अपान क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक, और जानते हैं आप वेग नियम से, जानते हैं वेग नियम क्या कहता है आपका कि r बराबर क्या होगा, k होगा, k के साथ क्या लेते हैं, यहाँ प्रोडक्ट हमने a लिया तो a ले लेते हैं। ठीक, a के साथ क्या ले लिया, ये n हो गया।
अब n कौन सी कोटि है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया तो बताओ भैया n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 0 रख देंगे तो बताओ r बराबर क्या मिल जाएगा, k मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, r बराबर क्या मिल जाएगा आपका, k मिल जाएगा। अब देखिए r की वैल्यू, यहाँ r की वैल्यू बताओ क्या रख सकते हैं, k रख सकते हैं, यानी आप क्या रख सकते हैं कि dx अपन क्या हो सकता है, dt बरोबर क्या हो सकता है, k। कोई दिक्कत, इस r की जगह k का मान हमने रख दिया है, ठीक। अब बताओ क्या मिलेगा भैया, इसको क्या कर दिया जाए, dx बराबर क्या कर दें, k और dt कर दिया जाए, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर दिया जाए, समाकलन कर दिया जाए। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, समाकलन चिन्ह लगाते हैं तो dx हो जाएगा, ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा k स्थिरांक है, ये बाहर हो जाएंगे और ये समाकलन के साथ क्या लग जाएगा, dt लग जाएगा। बिल्कुल यहाँ तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई बोलिए बोलिए, जल्दी देखिए, जल्दी समझ में आया कि नहीं। समाकलन दोनों पक्षों का क्या कर दिए हैं, समाकलन कर दिया गया है, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए समाकलन करने पर क्या क्या मान आएंगे, dx का मान देखिए, dx का मान क्या आता है, dx का मान आ जाएगा यहाँ से x, ठीक, अब प्लस के आपका वही है, और dt का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से dt का मान बोलिए क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा t, अब प्लस c, समाकलन में क्या मिलते हैं, c मिलते हैं, ये आपका आएगा समाकलित समीकरण। समीकरण ये आ गया आपको क्या, समीकरण से क्या किए हैं, समाकलन किए हैं, तब जाकर के मिला, ठीक। अब देखिए x का मान, देखिए x का मान यदि हम मान ले रहे हैं कि समय आपकी क्या है, जो ये बन रहा है समय क्या हो, 0 हो, समय क्या हो, 0 हो, तो बोलिए x क्या होगा, x का मतलब क्या होता है, x का मतलब उत्पाद क्या बनेगा, वो टाइम में भैया 0 बनेगा, ठीक। अब देखिए t और x, किसका, t और x का मान क्या कर दें, यहाँ लिख रहा है, मैं नोट कर रहा हूँ कि क्या t तथा, ठीक, t तथा क्या x का मान किस में रख दिया जाए, ये देखिए आपके सामने है, समीकरण किस में, एक में रखने पर, एक में रखने पर, ठीक। अब एक में जब रखेंगे इसका मान तो क्या होगा, इसका मान देखिए क्या हो जाएगा, इसका मान होगा x की जगह क्या हो जाएगा भैया, 0 बरोबर क्या होगा, k के साथ इंटू 0 अब प्लस क्या c, यानी c बराबर क्या मिल जाएगा आपका, 0 ये मिल जाएगा, ठीक, c बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बिल्कुल इतना बात आपको क्लियर हुई। चलिए देखिए आगे देखिए, इतनी बात आपको क्लियर हुई तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब c का मान क्या करेंगे, c का मान फिर से समीकरण एक में रख दिया जाएगा, यानी c का मान किस में रखना है, c का मान रखा जाएगा, c का मान किस में, समीकरण एक में रखा जाएगा, एक में रखने पर, ठीक। c का मान भैया समीकरण एक में रखना है, चलिए रख दीजिए फटाफट। c का मान का है 0 भैया 0, समीकरण एक क्या है, समीकरण एक है x बरोबर है kt प्लस c का मान 0 हो गया, यानी क्या मिल जाएगा, x बराबर क्या मिल जाएगा, kt मिल जाएगा, kt मिल जाएगा, ठीक। k को यहीं रहने दीजिए भैया, k को क्या कर दिया जाए, यहीं रहने दें, अच्छा k को वहीं रहने दें। अब देखिए इसी को थोड़ा सा आपको क्या कर देना है, परिवर्तित कर देना ठीक, तो k को हमने क्या कहा कि वहीं रहने दीजिए, k को यहीं रहने देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, k स्थिर हो जाएगा, और इसके साथ बताओ x क्या है, x अपान क्या हो जाएगा, t मिल जाएगा, आ गया, बोलो क्या हो गया, आ गया। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए देखो क्या आ गया, समाकलित समीकरण मिल गए, वेग के नियम के अनुसार देखिए ये बिल्कुल मिल गए। अब देखिए इस पर प्रश्न आपके यही नहीं पूछे जाते हैं, प्रश्न आपके इस पर अर्ध आयु काल पर पूछे जाते हैं, ठीक। तो अर्ध आयु काल पर पूछे जाएंगे तो क्या होगा भैया, क्या होगा, अर्ध आयु काल पर क्या हो जाएगा। अब इसका मान समझ लेना है, अर्ध आयु काल के मतलब अर्ध आयु काल, कौन सा आयु काल, अर्ध आयु काल पर पूछे जाते हैं, अर्ध आयु काल हो जाएगी। तो अर्ध आयु काल क्या होगा, अर्ध आयु काल क्या हो जाएगा, टी होता है इसी को 1/2 कर दिया जाता है, या तो इसी को क्या कर देते हैं, टी जो होता है आपका, टी को मान लिया जाता है कि 50% मान लीजिए, ठीक। इस जो होगा x आपका उत्पाद रहेगा, वो भी तो आपके प्रारंभिक का क्या बनेगा, आधा ही बनेगा, ठीक। अब चलिए ये आधा हो गया और टी भी क्या हो गया, आधा हो गया, तो इसका मान क्या कर दिया जाए, यानी x का और जो आपके टी थे, टी बराबर क्या मिलेंगे, टी बराबर आपका मिल जाएगा t1/2 मिल जाएगा। इसका मान हम लोग क्या कर दें, इसमें रख दिया जाएगा, तो क्या मिलेगा, देखिए k बराबर a की जगह क्या हो जाएगा, x की जगह क्या होगा भैया, a/2 हो जाएगा। t की जगह क्या हो जाएगा, t की जगह क्या होगा बताइए, t की जगह क्या हो जाएगा, t 1/, क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएंगे। अब 1/2 को इधर कर दीजिए, ठीक। 2 मान है, इसको बिल्कुल आपको अच्छे समझना है, 2 मान है, कितने मान मिल गए हैं, 2 मान मिलेंगे। चलिए दोनों का मान क्या करना है, अब आपको दाएं बाएं थोड़ा सा पक्षांतर कर देना है। क्या होगा, देखिए k बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 में आ जाएंगे तो a अपान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 के साथ क्या होगा, t 1/2 आ जाएगा, t को इधर कर लीजिए, k इधर कर लीजिए, यानी k बराबर क्या मिल जाएगा यहाँ से आपके, सॉरी t बराबर t हाफ मान लेकर ना, तो t हाफ देखिए क्या हो जाएगा, t हाफ बराबर आपको मिल जाएगा a/2
ए बाई मिलेगा ए बाई, ये आपका ए है और क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा, यानी प्रारंभिक अर्धायुकाल का क्या होगा ये है। यानी सीधे सीधे मतलब ये है कि जो आपके ये क्या ए का मतलब क्या होता है बताइए, ए का मतलब क्या है अभिक्रिया है, अभिक्रिया में क्या अभिकारक है, यानी जो अर्धायुकाल होती है किस पर निर्भर करती है आपके अभिक्रिया के अभिकारक पर, यानी अभिकारक पर जो होता है निर्भर करती है, मतलब अभिकारक का मान बढ़ेगा तो अर्धायुकाल का मान भी क्या होगा बढ़ेगा। ये क्या होता है आपके नियतांक होते हैं, यदि हम इसको चाहें तो सवाल इस पर पूछेगा, लेकिन अगर इसको चाहें तो ये स्थिरांक को हम लोग बदल सकते हैं, क्या लिखा जाएगा इसको हम लोग कर सकते हैं प्रोपोर्शनल और ये क्या ए लिख सकते हैं, यानी सीधे सीधे कि अभिकारक जितना बढ़ेगा ठीक उतने ही बताओ क्या होगा अर्धायुकाल का भी मान बढ़ेगा, अर्धायुकाल का मान बढ़ी तो अभिकारक भी क्या होगा बढ़ेगा। ये थे आपके टॉपिक। बिल्कुल देखिए आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक समझ में आएगा, न समझ में आएगा तो फिर से वीडियो को इसको रिवाइंड करके बार बार आप लोग इसको देख सकते हैं कि कैसे होगा। चलिए देखिए फ्रेंड्स अगला टर्म क्या, अगला टर्म हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ठीक, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या होता है ये हम लोग जानते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक, तो फ्रेंड्स आपको इसको ध्यान देना है कि कौन क्या क्या होते हैं। देखिए कैसे होता है, सब कुछ नियम वही आपका ए से क्या उत्पाद बन रहा है, ठीक वही सब कुछ बन रहा है, लेकिन अब की बार क्या हम लोग किए हैं कि देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए जो है इस वैल्यू को क्या मान दिया जाएगा, इस वैल्यू को हम लोग ए मानेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू हो जाएंगे के, ये हो जाएगा। अब ए के साथ क्या होगा एन का मान लिया जाएगा कि 1 हो रहा है। ठीक, तो एन का मान जब 1 होगा तो इसके लिए देखिए हम लोग यहाँ पर कुछ भी लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं, आर इक्वल टू हो जाएगा के और इस ए की जगह क्या रख दिया जाएगा, इस ए की जगह हो जाएगा ए माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, ए माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए जो ए माइनस एक्स होता है उसको हम लोग देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसकी जगह हम लोग लेते हैं, यानी क्या होगा कि डी एक्स अपान क्या है डी टी है बरोबर क्या हो जाएगा के साथ क्या ले लिया जाएगा, ये हो जाएंगे ए माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, तो ए के साथ जो एक्स होंगे उसके मान जो है कैसे हम लोगों को रखना है, ठीक ये सब इसके अंतर्गत जानते हैं। देखिए क्या क्या होगा। अब देखिए ये जो ए का मान है, देखिए इसको जो है हम लोग डी टी को इधर कर लेते हैं, ए माइनस एक्स को इधर कर लिया जाता है, दोनों करिए क्या मिलेगा। देखिए ये देखिए डी एक्स और इसके बाद इसको हम लोग इधर लेकर आएंगे, ये हो जाएगा आपका अपान में हो जाएगा ए माइनस एक्स हो जाएगा। इक्वल टू इधर में क्या आ जाएंगे, ये के साथ क्या चला गया है डी है और इसके साथ टी चले गए इधर। ठीक, अब देखिए ये जो हमको समीकरण मिला, इस समीकरण में क्या कर देंगे दोनों पक्षों का क्या कर दिया जाएगा समाकलन किया जाएगा। फिर से मैं एक बार आपको रिवाइंड करता हूँ। देखिए क्या क्या है, ये आपकी वही है आर बराबर आर इक्वल क्या है डी एक्स अपॉन डी टी, ये वही है। ठीक, ये जो आर बराबर वेग के नियम से जो आता है आर बराबर क्या होगा के, और के साथ क्या है ए सांद्रता में ए है, क्यों क्योंकि हमने यहाँ ए लिया था। ठीक, अब ए की एन हो गया तो ये कौन सी कोटि है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए एन का मान हमने क्या माना एक मान दिया। अब एक मानने के बाद क्या आया आर इक्वल टू क्या आया के, और इस ए का मान जो है हम लोग कुछ समय बाद ये रख दिए ए माइनस एक्स रख दिया गया। ठीक, ये एन नहीं है ए माइनस एक्स है। ठीक, अब ए माइनस एक्स की जगह हम लोग क्या कर दिए, इसके साथ देखिए आर है दोनों क्या है इक्वल है, तो इसलिए हम इसके साथ जो है इसके बाद ले सकते हैं। ठीक, ये बिल्कुल जायज है। ठीक, तो इसके साथ हमने क्या किया इसको ले लिया, तो अब थोड़ा सा इधर उधर पक्षाघात कर दिया गया। ठीक, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोनों पक्षों का किया जाएगा समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो समाकलन का चिन्ह लग जाएगा। समाकलन का चिन्ह कहाँ लगेगा, इनके साथ समाकलन तो आपका वही लगेगा कि डी एक्स अपान क्या हो जाएगा ए माइनस एक्स आ जाएगा। इसके साथ समाकलन ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है, समाकलन से बाहर हो जाएंगे। अब बताइए ये कांस्टेंट वैल्यू टी के साथ क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। ठीक, ये समाकलन का चिन्ह लग गया है। अब समाकलन करने के बाद देखिए क्या प्राप्त होगा, इसका जो मान आता है माइनस लाग। आप मैथ वाले स्टूडेंट होंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी, मैथ के नहीं होंगे तो आप ये नियम है, किसका नियम है समाकलन का नियम होता है कि ये वैल्यू जो है आती है। ठीक, इसके साथ क्या आ जाएगी, इसके साथ आएंगे ए माइनस एक्स। ठीक, इधर आ गए हैं। अब देखिए इधर क्या आएगा, इनके साथ क्या आते हैं, इनके साथ आते हैं आपके के बाहर है तो बाहर नोट के लीजिएगा, इसके साथ आता है टी आप प्लस क्या आ जाएगा सी। ये समाकलन के रूल होते हैं कि समाकलन स्थिरांक के लिए उसके लिए लगाया जाता है, क्या लगाते हैं सी लगाया जाता है सी। ठीक, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब इसी सी को हम लोगों को क्या करना है, इसी सी का मान जो है इसको खत्म करना है सी का मान। तो सी का मान जैसे ही हम लोग खत्म करेंगे तो बाकी जो आगे के जो मान होते हैं वह मान आपको प्राप्त मिल जाते हैं। ठीक, देखिए क्या क्या होगा। अब देखिए बिल्कुल वही जैसे इसके पहले वाले वीडियो हम लोग कर रहे थे, इसके पहले जैसे अभी जो हम लोगों ने किया शून्य कोटि की अभिक्रिया का वही मान करना है। अब देखिए x का मान क्या मान लें, देखिए t का मान क्या मान लेंगे, t हो जाएगा यदि क्या होगा 0, t बराबर 0 होगा तो उस समय उत्पाद कितना आपका है 0 है। उत्पाद का मतलब क्या होता है x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर 0। तो देखिए t और x का मान किस में रख दीजिए, t और x का मान रखा जाएगा, इसको मान लिया जाता है ये आपका इक्वेशन क्या हो गया 1 हो गया। ठीक, इसी में रखना है। अब देखिए
t का मान रखा जाएगा और किसका x का मान रखेंगे। इसमें t का मान देखिए t तथा किसका t तथा x का मान किसमें समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 में रखने पर देखिए ध्यान से क्या मिलेगा। रखने पर t का मान रखा जाएगा तो माइनस लाग है, माइनस लाग आपका वही रहेगा। कोष्टक में क्या है a माइनस एक्स है तो a माइनस एक्स, एक्स का मान क्या है 0 है, 0 रख देंगे। अब इक्वल क्या है बराबर में क्या है k के साथ क्या है t है तो t का मान क्या है 0 है तो 0 प्लस क्या है c है, c वैल्यू आपका इसी का मान प्राप्त करना है। ठीक, क्या किया जाएगा ये पूरा टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और इनके साथ जो है 0 में से घटाएंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा यानी माइनस लाग, ठीक, लाग a आएगा और ये आपका e तो रहबा करेगा, ये बेस होता है। ठीक, अब बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा c यानी c के मान आपको ये प्राप्त हो गए। ठीक, अब क्या किया जाएगा c का मान हम लोग फिर से समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक, देखिए ध्यान से c का मान समीकरण 1 में रखने पर, c का मान समीकरण 1 में रखने पर जो नियम इसके पहले कर रहे थे सब कुछ वही नियम इसमें भी अप्लाई करना है। ठीक, बस 0 की जगह 1 रख देना था। देखिए क्या होगा, अब हो जाएगा आपका इसमें रखना है तो चलिए इसको मैं एक बार नोट कर लेता हूं कि माइनस लाग, लाग के साथ a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स हो गया। ठीक, इसके साथ क्या इक्वल में है के टी। अब c की जगह, इसी c की जगह क्या रखना है माइनस लाग, क्या रखेंगे माइनस लाग ई ए रखा जाएगा। ठीक, अब देखिए ये माइनस इधर इसको ला दीजिए, क्या हो जाएगा ये हो जाएंगे आपके प्लस, ये हो जाएगा लाग आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस में माइनस इनके साथ ऐसे ही रहने दीजिए, क्या हो जाएंगे a माइनस एक्स हो जाएगा। अब बराबर क्या है k है t है, बस यही मान मिल गए हैं। अब देखिए ये लाग का नियम होता है, लाग के नियम में यदि क्या होते हैं माइनस होता है तो उसको भाग के रूप में लिख दिया जाता है। तो कैसे लिखा जाएगा, इस पद को मैं पहले लिख देता हूँ के टी लिख देता हूँ, इसके बाद क्या इनके साथ देखिए क्या होगा, इनके साथ हो जाएगा लाग, ठीक, लाग ई और देखिए ये आपका a है, a अपान क्या हो जाएगा a माइनस एक्स। ये आपका लाग का नियम है कि जब भी कोई संख्या यदि माइनस में होती है तो उसको भाग में कर लिया जाता है, गुणा में होता है तो उसको जोड़ में कर लिया जाता है, ये सब लाग के नियम है। ठीक, अब देखिए क्या होगा t को इधर भेज दिया जाएगा तो t का इनके साथ क्या रिलेशन है इनटू का है तो इधर जाकर क्या हो जाएंगे अपान में हो जाएंगे, भाग हो जाएगा। ठीक, तो क्या मिलेगा k बराबर क्या मिल जाएगा 1/t अलग कर लिया जाए और इसके साथ क्या लिख दिया जाए लाग ई ए अपान क्या होगा a माइनस एक्स। ये होते हैं आपके समीकरण कौन से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण होते हैं। ठीक, इसको देखिए एक फार्मूला होता है, छोटा फार्मूला का मतलब क्या है, लाग के नियम जो होते हैं, लाग जब भी आपके ई फार्मे में होता है उसको हम लोग 10 में करने के लिए क्या करते हैं, इसको 10 में करते हैं ना, उसके साथ जो है 2.303 का गुणा कर दिया जाता है और ये लाग जो है 10 में आपके परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, ये लाग के नियम है, हम और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो क्या होगा इसके साथ अप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा k बराबर ये आपका जो t होगा इसको जब 10 में करेंगे तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 पॉइंट ये हो जाएंगे 3 बटे आपका t है, t वही रहेगा और इसके साथ क्या है लाग। अब देखिए लाग e की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इजिली लिख पाएंगे 10 लिख पाएंगे और a बटे क्या हो जाएगा a माइनस एक्स हो जाएगा। ये तो ये समीकरण सवाल आपके इस पर पूछे जाते हैं और किताब में आपके अधिक से अधिक यही फार्मूले आपको मिलते हैं। ठीक, ये फार्मूले आपको अधिक से अधिक बार मिलते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग आगे इस पर पढ़ लेते हैं। आगे इसमें पढ़ लिया जाता है कि जो इसके आपके अर्ध आयु काल पर पूछे जाते हैं, अर्ध आयु काल पर कैसे होते हैं, ये सब चीज इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ लेते हैं कि अर्ध आयु काल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो वीडियो है बिल्कुल पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके बाद ये यदि आपको टॉपिक यदि समझ में ना आया हो तो आप इसको रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। ठीक, इसको आप रिवाइंड करके फिर से एक बार देख लीजिए, बिल्कुल आ जाएगा। इसको साथ ही साथ नोट करते रहिए ताकि नोट करेंगे तो आपको कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की नहीं होगी। ठीक, नोट करेंगे तभी आपको ये टॉपिक जो है समझ में आए, क्योंकि ये निगमन होते हैं तो ऐसे डेरिवेशन में आपको नोट करने ही अनिवार्य होते हैं, उचित होते हैं। ठीक, अब जो मान मिला देखिए उसी मान के साथ हम लोग अर्ध आयु काल पर बात कर लेते हैं कि क्या मान मिला है और क्या क्या होगा। ठीक, देखिए ये जो समीकरण मिला है इसी के साथ देखिए अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल के लिए क्या होगा, देखिए अर्ध आयु काल के लिए, अर्ध आयु काल पर जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं अर्ध आयु काल पर। ठीक, तो अर्ध आयु काल पर पूछे जाएंगे तो क्या क्या होगा, देखिए ध्यान से क्या क्या होगा। देखिए अर्ध आयु काल का जानते हैं कि t आपका क्या हो जाएगा, t जो है 1 अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अच्छा a आपका क्या होगा बताओ,
x बराबर अभी क्या हो जाएगा, a बटे क्या हो जाएगा 2 होगा। ठीक, अच्छा इसमें साथ ही साथ क्या है a माइनस एक्स आया, तो a माइनस एक्स का भी मान हम लोग यहीं तुरंत निकाल लेते हैं कि क्या आएगा, a माइनस एक्स का मान आ जाएगा, चलो a का मान a होगा, इसका मान हो जाएगा a बटे 2, क्या हो जाएगा ये 2 a बाई 2 आ जाएगा, इसके भी मान आ जाएंगे। ठीक, चलिए देखिए इसमें अप्लाई कर दीजिए, क्या होगा k बरोबर लिखा जाएगा, अब देखिए 0 दशमलव क्या है 203 बटे क्या है t है, t की जगह क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। ठीक, अब इसके साथ क्या होगा log 10 और a की जगह क्या होगा, a आपका वही रहेगा, यहाँ हो जाएगा a बाई 2, अब a से a क्या हो गया कैंसिल, ये 2 आपका चला जाएगा ऊपर, यानी बच जाएगा क्या k बराबर क्या मिलेगा बोलिए, ये आपका होगा 0 दशमलव ये मिल जाएंगे। ठीक, 0.3 अपान हो जाएगा t 1/2 होगा। अब इसके साथ बताओ क्या बच जाएगा, यहाँ से log 10 और ये बच जाएंगे 2 बच जाते हैं। ठीक, अब बताइए log 10 और 2 बचे हुए हैं, तो log 10 के साथ जो 2 के मान होते हैं वह मान यदि हम लें तो log के नियम से, देखिए log के नियम से होता है log 10 और 2 का जो मान होता है ये हो जाता है 0.3010 ये मान हो जाते हैं। ठीक, तो इनका मान यदि इसके जगह रखेंगे तो ये आकर के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो k बराबर आपका क्या आता है, k बराबर आ जाएगा यहाँ से ये आते हैं 0 पॉइंट आ जाते हैं ये 693 अपान क्या मिल जाएगा t हाफ मिल जाएगा। अब t हाफ को इधर कर लीजिए तो t हाफ बराबर क्या मिल जाएगा 0.693 अपान क्या मिल जाएगा यहाँ से के स्थिरांक मिल जाएगा। ये आपके अर्धायु काल पर सवाल इनसे पूछे जाते हैं, ये समीकरण है अर्धायु काल के लिए। मैं उम्मीद करता हूं देखिए आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया हो तो वीडियो को फटाफट लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक, और इसके जो क्वेश्चन होते हैं, जो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, वह न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, मैं इसको काफ़ी वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जा रही है, इसलिए मैं अगले टर्म में अगले वीडियो में मैं आपको ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बतलाऊंगा बिल्कुल। ठीक, तो ये थे आपके क्या अर्धायु काल पर थे, और शून्य कोटि के विक्रिया प्रथम कोटि के विक्रिया दोनों के बारे में हमने अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक, तो वीडियो पसंद आए तो फिर से बोल रहा हूँ कि आप सभी लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छी नहीं लगे डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।